का मिल जाएगा तो चाहिए। आधा किलो। भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई। 1800 करोड़ से अधिक की ड्रग्स का जखीरा मिला। ऐसे में हर एक नागरिक के जहन में एक आशंका के साथ कुछ स्वाभाविक सवाल उठे कि आखिर इन ड्रग्स की सप्लाई कहाँ जा रही है, इसकी पूरी सप्लाई चेन कैसे काम कर रही है, इनके पीछे कौन है। ऐसे ही कई और सवालों के साथ समाज और सिस्टम को अलर्ट करने के लिए एनडीटीवी की टीम ने ड्रग्स माफिया के कारनामों की 72 घंटे पड़ताल की। हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। हमने जो कुछ देखा और जो कुछ हमारे कैमरे में कैद हुआ, हम आज उन चीज़ों को जस का तस सामने ला रहे हैं ताकि आप, हम और हमारा सिस्टम बिना देर किए अपनी अपनी तरफ से नशे के इस चक्रव्यूह को तोड़ने में जुट जाएं। इससे पहले कि वह हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा बने, हम उन्हें खत्म कर दें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। ड्रग्स जिसके चंगुल में फंसकर लाखों युवा बर्बाद हो गए, जो सिस्टम के लिए नासूर बन रहा है, एक ऐसा अभिशाप जो आने वाली पीढ़ी को तबाह कर रहा है। भोपाल में ड्रग्स का जखीरा पकड़े जाने के बाद एनडीटीवी ने इसकी तह तक जाने की कोशिश की। हम इस सोच के साथ आगे बढ़े कि इस दुष्चक्र से समाज और सिस्टम को आगाह करना ही होगा। हमारी पड़ताल में जो कुछ चीजें सामने आई, आज हम पूरे दिन हम उस पर आपको खबरें दिखाते रहे, उस पर आपको अपडेट देते रहे। आप जानकर चौंक जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये सब कुछ आपके लिए और सिस्टम के लिए देखना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रग्स और नशा हमारे लिए सबसे बड़े खतरों में शुमार हो चुका है। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जिनसे हम बातचीत करेंगे, हम कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। भोपाल, जहां देश के सबसे बड़े ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, लेकिन सिर्फ फैक्ट्री नहीं, शहर की हर गली में फैले हुए हैं ड्रग्स के पेडलर जो खुलेआम ये कारोबार चला रहे हैं। एनडीटीवी ने भोपाल के द्वारा बुधवारा से लेकर मंत्रियों का ठिकाना 74 बंगले और पॉश बिट्टन मार्केट तक ड्रग्स की इस काली दुनिया को उजागर किया। ऐसी फैक्ट्री से निकलकर ये ड्रग्स भोपाल की सकरी गलियों में पहुंचती है, जहां पेडलर खुलेआम ड्रग्स बेचते हैं। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग तक शामिल हैं। इन गलियों में हाई सोसाइटी के नौजवान, स्टूडेंट और हर तबके के ग्राहक पहुंचते हैं। इन गलियों में चरस, गांजा, ब्राउन शुगर और एमडीएमए सब पुड़िया में मौजूद है। ड्रग्स के इस कारोबार का पता लगाने के लिए मैंने और मेरे साथी अजय ने उन लोगों से संपर्क किया जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें चाय, पोहे, पान की दुकानों पर काम करने वाले लोगों से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट और ड्रग्स के दलाल तक शामिल थे। एक बार जब ठिकाने पक्के हो गए तो हम निकल पड़े इस स्याह सच्चाई का पर्दाफाश करने। ये भोपाल का बुधवारा इलाका है। चौक पर भोपाल की मशहूर हाजी साहब की लस्सी है, तो आगे की तरफ उमराव दूल्हा मस्जिद। यहाँ पुलिस चौकी भी है, लेकिन दिन में भी बंद। यहीं हमने अपनी बाइक लगाई। यहाँ से 100 मीटर दूर सामने मछली बाजार है, तो पीछे ड्रग्स की मंडी। अपने अपने घरों के दालान में दुकानदार बैठे हैं, जवान भी, महिलाएं भी। ये इशारे से ग्राहकों को बुलाते हैं। जैसे ही हम पहुंचे, पहले दुकानदार ने ही रोक लिया। हमने कहा, पुड़िया है? वो 15 सेकंड में घर के अंदर गया, पुड़िया लाकर दे दी। ओरिजिनल है? माल कितनी चाहिए? हम आगे पैदल ही बढ़े, दूसरी गली में घुसे। यहाँ 3 लड़के मिले। इनका इशारा तो सुनिए। थोड़ी बात की, पुड़िया मांगी, लेकिन तभी उन्हें कुछ शक हुआ। हमसे धमकी भरे अंदाज में कहा, मोबाइल अंदर रख लो। कहाँ से हो भाई? मोबाइल अंदर रख लेते आप। क्या हो गया? रख लो। मैंने बात संभालने की कोशिश की,
माचिस मांगकर आगे बढ़ गया, लेकिन मेरे साथी को उन्होंने पुड़िया पकड़ा दी। यहां पूरी गली में कई लड़कों के हाथ में हमें थैलियां दिखी। यहां से आप गुजरेंगे तो ड्रग्स के दुकानदार हाथ से इशारा कर बुला ही लेंगे। सामने इतवारे की गलियों में हम घुसने ही वाले थे कि वो लड़के बाइक से हमारे पीछे हो लिए। उनका शक गहरा रहा था, इसीलिए हम भी वहां से आगे बढ़ गए। बाद में हम दूसरी तरफ से इतवारा पहुंचे। एक दलाल हमारे पास आया, मुंह बांधे हुए, टोपी चश्मा पहनकर। साफ लगा वो आवाज बदल कर बात कर रहा है। एक एमडी की पुड़िया के 20,000 रुपए मांगे। है माल एमडी कितने? 1 ग्राम। हाँ मिल जाएगा ना। कितने का? तुम बताओ कितना चाहिए तुम्हें? 1 ग्राम ही चाहिए। हाँ 20,000 रुपए। बहुत ज्यादा बोल रहे हो आप। नहीं भाई ये रेट चलता अपना तो उधर पूरे तुम्हारे मार्केट के अंदर। सही रेट बता दो। नहीं ये रेट चलता भाई, आपको पहले तो ठीक है, नहीं तो बहुत करा के मेरे बहुत आते कॉलेज के बच्चे मेरे पास भाई दिन भर में। चरस? हाँ चरस भी मिल जाएगा। चरस दिखाओ तो, ओरिजिनल है कि नहीं आपके? अरे ओरिजिनल ऐसा कि आदमी पी के लेके हाँ लिया भाई माल। ये सफेद वाली क्या है? एमडी। हाँ और ये चरस? तुम्हें लेना है नहीं लेना बताओ। हमें खरीदना तो था नहीं, सिर्फ कैमरे में उड़ते भोपाल को दिखाना था। उसने खुद माना कि भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री के भंडाफोड़ के बाद सख्ती है। नहीं निकल जाओ भाई, टाइम मत खाओ इधर का, और टाइट माहौल चल रही है वैसे ही, चले जाओ जल्दी। अच्छा ये तो बता दो कि फोन पे ले लोगे? नहीं भाई कैश लेता हूँ मैं तो, कैश चाहिए मेरे को। थोड़ी देर बाद उसका शक गुस्से फिर धमकी में तब्दील हुआ। मुंह क्यों बांध के बात कर रहे हो? अरे वो मेरी हेडी का भाई, मैं वो बांधू कुछ भी बांधू, वो टाइट माहौल चल रही है। तो भाई जाओ इधर से, जाओ नहीं ले पाओगे तो भाई चले जाओ, ये कह रही हूँ आपसे, चले जाओ जाओ, इधर मत खड़े रहो। मैं जा रही है नहीं जा रही है, जल्दी निकल। यहाँ से हम सीधे शहर के वीवीआईपी इलाके 74 बंगले पहुंचे। यहाँ 74 बंगलों में मंत्री, वरिष्ठ आईएएस आईपीएस रहते हैं। ठीक उनके घर के नीचे चाय, नारियल पानी के ठेले और ठिये हैं। इनमें ही ड्रग्स का बाजार सजता है, लेकिन बिक्री पहचान पर होती है। वो काई के ले लेगा? कौन से लगे? जो काले जाले। अरे वो पीरा मामा, ज्वाइंट पीरा मकान है। लड़कियाँ भी रही हैं आजकल। कल एक लड़की मेरे से पूछ रही थी, वो यही मांगने लगी हमको, जो 1600 का माल। चच्चा मैंने किया इधर। पहले हम इन दुकानदारों से बतियाने लगे, उन्हें भरोसा हुआ तो फिर वो ड्रग्स के अड्डों के बारे में और खुले। लड़के की व्यवस्था करा दे, मैं साहू क्या चले जाऊँगा। हाँ ये फोली डबल वाला है तो सबको लगता है कि पता नहीं क्या है। उसने कहा देख वो खुद ही सेटिंग कर लेगा आपसे और तुरंत, मगर क्या है पहली बार में ऐसी लंबी डील नहीं करेगा वो। कहने लगे एमडी चाहिए तो डॉक्टर साहब के पास मिलेगी। सुनिए, इन्होंने शाम को उनके अड्डे पर ले जाने का वायदा किया। और एमडी के लिए? एमडी के लिए मैं डॉक्टर साहब से बात करूँगा। कब बात करोगे? आन दो उनको 1 दिन में। तो अभी नवरात्रि में छुट्टी पे आए हुए, निशात कॉलोनी में उनका घर है। हाँ यही लगाते हैं। हाँ अभी के लिए तो अपन ले आए, अभी के लिए तो अपन ले आए हमारे से। और क्या है, 74 बंगले से हम बिट्टन मार्केट की तरफ बढ़े। यहाँ पान बीड़ी की दुकान, सामने पौश अरेरा कॉलोनी। एक बुजुर्ग सा शख्स हमें मिला। पहले यहाँ वहाँ की बात हुई, फिर वो मुद्दे पर आए। शुरू में नानुकुर की, बाद में चाय, फिर सीधे पुड़िया हमारे हवाले करने को तैयार हो गई। तो बाद में हूँ नहीं मोड़े है ही नहीं ना मालिक नहीं। कितना ज़्यादा चाहिए? थोड़ा ज़्यादा चाहिए। कितना? 500 ग्राम। मगर अब नहीं है, माल तो खत्म हो गया, कल ही खत्म हो गया। पकड़ा गया था। कहाँ पकड़ा गया? अरे जैन पकड़ते रोज ही पकड़ रहा है वो। इन सब की बातों से पता लगा भोपाल में इनका सरगना कोई साहू जी है। और इससे अच्छा चाहिए तो बरखड़ी फाटक जाओ, फिर साहू के बाद बरखेड़ी पाठ। अच्छा महेश साहू? साहू वो तो खत्म होगा, बाकी लड़कियाँ हैं। लड़की का तो
1000 रुपये 500 रुपये 50 रुपये उसके पास कितना मिल रहा है? रंग महल के इतना चाहिए मिल जाएगा, बाकी बात तो कुंटलों से मिल जाएगा। क्विंटल से? जिसके पास जितना चाहिए माल मिलेगा। फिर भी अंदाज से 10 कुंटल 10 कुंटल माल है। सिर्फ गांजे गांजा? घर के अंदर। हाँ, गांजे गांजे। पुलिस सब जानती है लेकिन पकड़ती क्यों नहीं, ये भी सुनिए। हाँ लगो टीआई को हफ्ता महीना बना महीना बना टीआई? टीआई कहाँ तो अपन को क्या जानकारी? 1000-2000 रुपये? अरे ज़्यादा कितना? ज़्यादा लेते हैं 10,000? अरे ज़्यादा था। कितना? टीआई का महीना जा रहा होगा 50,000 उसके यहाँ टीआई का अगल, और ये रोज आने जाने वाले उनका अगल के यहाँ गया हूँ ना, उसके साहब के साथ गांजा पी चुका हूँ। तो बाद तो पुलिस वाले आते अंदर जा रहे, लाओ पैसे हो जाओ, फिर आपको कोई परेशानी नहीं करेगा। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में यह साफ हुआ कि ड्रग्स का कारोबार भोपाल की हर गली मोहल्ले तक फैल चुका है। यहाँ पेडलर भी बेखौफ है और इन्होंने अपना नेटवर्क इतना मजबूत कर लिया है कि पुलिस उन्हें छूती तक नहीं। कार्रवाई होती भी है तो बस दिखावे की, और अगर हो गई तो ये कुछ दिनों में बच निकलते हैं। उनके चेहरे पर पकड़े जाने का खौफ नजर नहीं आता। साफ है ड्रग्स का ये नेटवर्क भोपाल में तेजी से फैल रहा है। गरीब बस्तियों से लेके शहर की पॉश कॉलोनियों तक ये कारोबार तेजी से न सिर्फ फल फूल रहा है बल्कि अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कब तक शहर की सड़कों पर ये जहर यूं ही बेचा जाएगा और ये कारोबार चलता रहेगा। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और अजय शर्मा के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। सवाल कई हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता ब्रिज गोपाल लोया जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे सहयोगी अजय शर्मा भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। मितेंद्र जी और ब्रिज गोपाल जी, आप दोनों का बहुत स्वागत। ब्रिज गोपाल जी, पहला सवाल आपसे। सर, अपनी राजधानी तो सबसे साफ राजधानियों में शुमार है, तालाबों का शहर, इतना सुंदर शहर, ये ड्रग्स फैक्ट्री कहां से आ गई? जहर कैसे मिलने लगा? देखिए, बदलता परिवेश, लोगों की कार्यप्रणाली, लोगों के व्यवहार और लोगों के सोचने के तरीके का जो फर्क है, निश्चित वो समाज को कमजोर भी कर रहा है और खराब भी कर रहा है। आज आपने जो विषय लेकर आए हैं, मैं निश्चित आपका जो डेयरिंग है, जो आपके रिपोर्टर है, उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस तरह की रिपोर्टिंग करना कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, केवल इतना सा जरूर आपसे आग्रह करता हूं कि उड़ता भोपाल थोड़ा कठोर शब्द का आपने इस्तेमाल कर दिया, मगर आपकी रिपोर्टिंग के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अब दूसरी बात करते हैं। निश्चित ये समाज में समस्या है, और जो आपने शुरू में कहा कि जो समाज है और सरकार है, हम दोनों को बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। ये भोपाल में जो कुछ हुआ है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस तरह से पूरे देश में इस तरह का चलन बढ़ रहा है, खासतौर से जो हमारी युवा पीढ़ी है, और युवा पीढ़ी के साथ वो लोग भी जो मेहनत कश हैं, वो भी इस ड्रग के नशे में पड़ रहे हैं और निश्चित अपना स्वास्थ्य और जीवन को खराब कर रहे हैं। ये एक समाज के लिए भी चिंता का विषय है और सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। जैसा डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है कि ये मध्य प्रदेश की धरती पर हम इसे किस तरह खत्म करेंगे, इसके लिए निश्चित हम प्रयत्न करेंगे। परंतु एक बात बिल्कुल सच है कि केवल सरकार से ये सब समझ संभव नहीं है। सरकार और समाज दोनों मिलकर यदि हम काम करेंगे तो निश्चित है कि इसमें हमें भले ही 100% सफलता ना मिले, मगर बहुत हद तक हम सफल होने का प्रयास करेंगे। समाज जिस जहर की तरफ बढ़ रहा है वो निश्चित किसी भी समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता है। परिवार बर्बाद हो रहे हैं, नौजवान पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, लोगों के सोचने के तरीके बदल रहे हैं, उनमें चिड़चिड़ापन आ रहा है, बात बात पर लड़ना, बात बात पर झगड़ा करना, और बहुत सारे गुनाहों को भी जन्म देता है ये ड्रग। इससे कैसे हम निपटेंगे, निश्चित इसके लिए एक बड़ी रणनीति की आवश्यकता होगी। और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम एक बिल्कुल नई रणनीति के सहारे इस पर काबू करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक, ब्रजगोपाल जी मैं आता हूं आपके पास। मितेंद्र जी, दिल्ली हो चाहे मुंबई, चेन्नई हो चाहे कोलकाता, और अब उसमें भोपाल भी आप उसे शुमार कर लीजिए, ये समस्या खत्म कैसे होगी? और तब जबकि बात बड़ी सीधी सी है कि अकेले सरकार के दम पर हम इतनी बड़ी समस्या को खत्म नहीं कर सकते, समाज की भी आवश्यकता है, विपक्ष की भी आवश्यकता है। यहां विपक्ष की क्या भूमिका है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने मुझे बुलाया जी। और खासकर जब हम बात करते हैं उड़ता पंजाब की, जब हम बात करते हैं उड़ता पंजाब की, तो आज ये उड़ता मध्य प्रदेश कैसे हो गया है। मैं आदरणीय प्रवक्ता जो भाजपा के जो बैठे हुए हैं, मैं आदरणीय से कहना चाहूंगा कि समाज कल्याण की बात तो हम कई मुद्दों पे करते हैं, पर समाज में सिस्टम क्या होगा ये सरकार तय करती है। जिस तरीके से भोपाल के अंदर नाक के नीचे ड्रग्स बेचा जा रहा है, 1800 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, ये तो भोपाल की कहावत है। मैं कहूंगा प्रदेश के अन्य जिले आप जाइए, रीवा जाइए, अनूपपुर जाइए, शहडोल जाइए, इंदौर जाइए, यहां पर जो ड्रग्स का कारोबार चल रहा है वो आपके सोच और अनुमान से कई गुना ज्यादा है। और रही बात कि समाज को इसमें भागीदारी करनी पड़ेगी, ये समाज का हर व्यक्ति जानता है और समझता है, पर अभी सिस्टम क्या है कि नाक के नीचे अगर ये कार्य हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार के लोग हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम के लोग हैं। आपने देखा होगा जितने लोग पकड़े गए हैं उनके कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों से कनेक्शन है। आपने वो पिक्चर भी देखी, वो पिक्चर्स भी वायरल हुई। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि जो गुजरात में भी ड्रग्स पहले पकड़े गए थे, आज तक उसको लेके कभी आपने कोई कार्रवाई देखी कि आगे कभी कोई बात हुई? सवाल ये है कि इस मध्य प्रदेश के में 800 करोड़ का कारोबार ड्रग्स का चल रहा था, तो यहां का प्रशासन क्या कर रहा था? और जितना मैं समझता हूं, प्रशासन को जब छोटी छोटी चीज का पता होता है तो ये जाहिर सी बात है उनकी नजरों के सामने तो होगा कि जिस तरीके से आज अगर हमारे कुछ अच्छे पत्रकार बंधुओं ने इस बात का उजागर किया कि रोड पे किस तरीके से भोपाल में हर 2 किलोमीटर की दूरी पर ये ड्रग्स बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब बिना प्रशासन के अनुमति के नहीं हो सकता। मैं तो एक कहना चाहूंगा साफ साफ, अगर इस तरीके से गुजरात से लोगों को आना पड़ रहा है एटीएस को यहां पकड़ने के लिए, तो यहां का प्रशासन क्या कर रहा है? जहां पर कमिश्नरी है, जहां पर क्राइम है, जहां पर इंटेलिजेंस का एक अलग से यूनिट है। तो मेरा सवाल यह है कि सरकार समाज के लिए बात करे तो ये करे कि किसानों को यूरिया के लिए क्यों लाइन में लगना पड़ रहा है, समाज में किसानों को क्यों खाद के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। ड्रग्स तो आप खुलेआम बेच रहे हैं, पर जब बात आ जाती है समाज कल्याण की तो दूसरी चीजें तो आप दे नहीं पा रहे हैं, पर ड्रग्स में आपके लोग लिप्त पाए जा रहे हैं, आपसे कनेक्शन पाया जा रहा है, और आप फिर समाज को कोशिश करते हैं उसमें इन्वॉल्व करने की। तो समाज का हर युवा मैं इस पे जरा एक सवाल पूछूंगा आपसे मितेंद्र जी, लेकिन उससे पहले जरा मैं अपने सहयोगी अजय के पास जा रहा हूं, इस पर फिर मैं आता हूं आपके पास। अजय, देखिए, पॉलिटिकल बात करने के लिए तो हमारे पास बृजगोपाल जी भी हैं, मितेंद्र जी भी हैं। मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं कि ड्रग्स ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी समस्या है कि इसके स्वास्थ्य पर जो दुष्परिणाम होंगे वो तो होंगे, लेकिन जीते जी मार डालता है ये ड्रग्स। कोई कितना भी धनाढ्य व्यक्ति हो, संपन्न व्यक्ति हो, आर्थिक रूप से टूटने लगता है क्योंकि ये नशा है ही उतना महंगा, और फिर घर बिकते हैं, सुविधाएं खत्म हो जाती हैं, बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, और जो कलेश कलंक है वो तो तमाम चीजें हैं ही। बिल्कुल आसिफ, आपने उस सच से पर्दा उठाया है जो इसके पीछे का पर्दे के पीछे की कहानी होती है। जब एक व्यक्ति, जब एक युवा ड्रग्स लेने की चपेट में आता है, उसको नशे की आदत हो जाती है, वो एडिक्ट होता है, उसके बाद लगातार वो सिर्फ ना सिर्फ ऐसे काले कारोबार के दलदल में घुसता चला जाता है, बल्कि स्वास्थ्य के, सेहत के लिहाज से पूरी तरीके से उसकी गिरफ्त में आ जाता है, और फिर बर्बादियों की कहानी और बर्बादियों की दास्तां जो है आगे तक यूं ही लिखाती रहती है। फिर कब होती है, किस तरीके की बातें निकल के सामने आती है। आपकी बात पे एक किस्सा याद आता है। एक लड़के ने सिर्फ भोपाल के मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी मैरिट जो है उसमें सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर ली थी कि ड्रग्स के चपेट में था। उसके अभिभावकों ने खासतौर पे एक शिकायती पत्र भी दिया। दतिया का रहने वाला वो युवक था, बताया कि उसके अभिभावकों ने शिकायत दर्ज कराई, पुलिस में आवेदन दिया कि मेरा बच्चा जो है वो ड्रग्स की चपेट में था और बड़े पैमाने पर ड्रग्स लिया जा रहा है मैनिट में इस वक्त। तो अलग अलग इसके पहलू हैं, लेकिन पिछले महीने 15-20 दिन पहले की कहानी है, इससे समझा जा सकता है। फिर उसके बाद ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ाई। ड्रग्स फैक्ट्री के बाद फिर हमने भी पड़ताल करने की कोशिश की
और जो हमारी पड़ताल में निकलकर सामने आया वो तस्वीर आपके सामने है। ये राजधानी भोपाल की तस्वीर है, कहीं और की नहीं है। बड़े धूमधाम से पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लाया गया था। मैं जानता हूं दर्जनों आईपीओ से कई बार मेल मुलाकात होती थी हमारी, तो हमसे यही कहते थे कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, यदि कमिश्नरेट सिस्टम होगा तो फिर देखिएगा नज़ारे। तो ये उसके बाद के नज़ारे हैं। उसके बाद का दूसरा नज़ारा ये है कि ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी जाती है, बाहर की पुलिस आती है। पहले कहा जाता है कि लोकल पुलिस को खबर नहीं थी, जानकारी नहीं थी, पुलिस के अधिकारियों ने भी हमसे यही कहा। इन सब के बीच में ये सब अलग बात कर दीजिए, लेकिन जहां हम पहुंचे वहां के बारे में भोपाल के एक एक सिपाही को जानकारी है कि कहां ड्रग्स बिकता है, कहां कौन सा ड्रग्स मिलेगा, कौन पेडलर है, किन किन जगहों पर संचालित किया जाता है। मैं आपको 35 ठिकाने में खुद गिनती से बता सकता हूं यहां खड़े होकर शहर में पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस के सामने कि कहां कहां ड्रग्स बिक रही है। क्या आप सोचिएगा यदि मुझे 35 ठिकाने मालूम होंगे अभी तक की हमारी पड़ताल में, तो उससे ज्यादा के ठिकाने क्या पुलिस के अधिकारियों को और जो जाहिर बात है। अच्छा देखिए, हमारे जो संसाधन हैं वो सीमित है, सूचना तंत्र सीमित है। हम किसी की सीडीआर नहीं निकाल सकते, हम किसी का कॉल नहीं मोबाइल नहीं टैप कर सकते, लेकिन पुलिस के पास ये तमाम सुविधाएं होती हैं। और फिर सवाल सीधा उठता है कि जब पुलिस के पास संसाधन है, सुविधाएं हैं, तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। बृजगोपाल जी से सवाल पूछ लेता हूं। बृजगोपाल जी, एक शिकायत ये जरूर है कि लोकल प्रशासन पुलिसिंग को इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं मिल पाई। मितेंद्र जी भी वही सवाल पूछ रहे हैं कि गुजरात से एक टीम आती है और वो यहां आके खुलासा करती है। नहीं, निश्चित देखिए ये सब चिंता के विषय हैं। और पहले टर्म में जब आपने मुझसे बात की थी तो मैंने उस पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं नहीं मानता हूं कि जब हम सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं तो वो विषय भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में जाना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं, मगर हमारे कांग्रेस के मित्रों को क्या मालूम क्या हो गया है। मैं कई बार समझने की कोशिश करता हूं। आप मितेंद्र जी, मैं आपको बता देता हूं, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है और देश भर में उसका कसौल इन पार्टियों के लिए जाना जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं केवल आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं, मगर मैं इनको नहीं मानता हूं। हाँ, हमारी जिम्मेवारी है और बड़ी गंभीरता के साथ स्वीकार करते हैं कि हमारी ही जिम्मेवारी है कि समाज को साथ रख के चले, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी इसलिए है कि समाज हम पर विश्वास करता है। आप पर तो विश्वास ही नहीं करता है, तो आपको क्यों जिम्मेवारी होगी। मगर मैं एक प्रश्न आपसे भी पूछता हूं, क्या आपके विधायकों को भी ये नहीं मालूम है? मध्य प्रदेश में आप 63 विधायक अभी भी आपकी पार्टी के हैं। आपके मध्य प्रदेश में अभी 16 महीने सरकार रहकर निपटी है। मैं समझता हूं शायद उस समय आपकी जानकारी से मध्य प्रदेश ड्रग्स मुक्त हो गया था, तब ये नहीं मिलते थे। मैं फिर से कहता हूं, बड़ी गंभीरता से कहता हूं, जब भी हम सामाजिक बीमारियों की चर्चा करें तो उसमें राजनीतिक व्यवस्था को शामिल ना करें। यदि हम राजनीतिक बात कर रहे हैं तो बिल्कुल करिएगा। मैं तेलंगाना की चर्चा करूंगा, कर्नाटका की करूंगा, नहीं, उसका कोई लाभ भी नहीं है बृजगोपाल जी, दिल्ली में भी मिल रही है। मगर हमारा कहना यह है कि कहीं भी अगर कोई समस्या है तो उसका निराकरण, जो मैंने सबसे पहले कहा था कि सरकार और समाज दोनों के स्तर पर होना चाहिए। और सरकार के स्तर पर अगर हम कोई चीज प्रारंभ करते हैं तब वो समाज तक जाती है, इसको भी स्वीकार करता हूं। इसलिए सबसे पहले, सबसे आगे आकर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने सबसे पहले इस जिम्मेदारी को उठाया और इस काम को आगे बढ़ाया। और एक बात मैं फिर से कहता हूं, कोई अगर ये कहता है कि पूर्व से जानकारी क्यों नहीं थी, तो पूर्व से सूचना क्यों नहीं थी। कोई चीजें, जब भी कोई काम होते हैं, निश्चित जब बड़े तरह के काम होते हैं तो उसके बाद शक्ति आती है। और अभी भी मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, आप जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो लोग अपनी आवाज बदलकर, मुंह में रुमाल बांधकर, अपना हुलिया छुपाकर बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का भय है, तब उन्हें आवाज बदलनी पड़ती है और तब उन्हें मुंह छुपाना पड़ता है। यदि प्रशासन का भय नहीं होता तो ये नहीं होता। परंतु हम फिर से कहते हैं कि प्रशासन में ये पॉइंट आपका चर्चा योग्य है। मैं जरा बात कर लेता हूं इस पे। खुल्लम खुल्ला भले ही ड्रग्स हमें दिखी हो, लेकिन चेहरा बंधा हुआ था। बृजगोपाल जी, लौट रहा हूं कस। मितेंद्र जी, बृजगोपाल जी का तर्क है कि ये सरकार का खौफ ही है, प्रशासन का खौफ है कि भले ही ड्रग्स बेच रहे हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी छुपा कर, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर दिख गए तो फिर कड़ी सजा मिलेगी। देखिए आसिफ जी, जैसे कि आदरणीय बृजगोपाल जी का कहना है, वो मानते हैं कि ये जो हो रहा है भोपाल के अंदर युवाओं के साथ गलत हो रहा है। अच्छी बात है, आपने इस बात को मानी। और ये बात हम डिबेट में ये नहीं कर रहे हैं कि सरकार का कहां पर क्या हिस्सेदारी है, क्या जिम्मेदारी है। हम बात ये कर रहे हैं कि एक कानून व्यवस्था भी सरकार को ये बनानी चाहिए कि जो यहां पर भोपाल के अंदर जो उड़ता भोपाल हो गया है, उसको लेके अगर वो
छुपा के बेच रहे हैं तो ये तो इलीगल है, तो वो तो छुपा के बेचेंगे ही। तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से बेरोजगारी इस प्रदेश में बढ़ती जा रही है नौजवान के लिए, उस तरीके से अगर रोजगार को लेके सरकार व्यवस्था बनाए। आप देखिए, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपको बिल्कुल भी मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, एक मिनट मगर ब्रजगोपाल जी, आप बोलेंगे तो बोले बोलना दीजिए एक पड़ेगा। मिनट। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ब्रजगोपाल जी, आप आपकी सारी बात सुनिए, सर, एक रिलेट मिनट कर रुकिए, रहे हो, ब्रजगोपाल। इसीलिए लोया आपकी साहब, बातें अप्रासंगिक हो चुकी हैं। आप जो लोया जी, बोलते एक हो, मिनट, आप लोया जी, जो प्लीज। बोलते हो, हाँ मितिन जी, बोलिए आप। आप नौजवानों की आवाज को मत दबाइए। हम नौजवान हैं, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं कि अगर ये ड्रग्स बेचे जा रहे हैं तो इसके अंदर, जैसे कि आदरणीय अजय शर्मा जी ने भी कहा कि कमिश्नरी सिस्टम लाने की बात जो मैंने शुरुआत में की थी, वो इसीलिए लाई गई थी कि कहीं ना कहीं इन जैसे इलीगल कार्यों पे रुकावटें आए, कहीं ना कहीं पुलिस के नॉलेज में आए। हमारे ड्रग्स, आप इमेजिन करिए कि 1800 करोड़ भोपाल के अंदर, ये बहुत बड़ी रकम है। मैं आदरणीय मितिन जी ब्रजगोपाल जरा इस पे एक से सवाल कहा, पूछता हूं। जिस तरफ मेरे सहयोगी अजय ने इशारा किया था कि फैक्ट्री के खुलासे के बाद जब हमने लोगों से बातचीत किया, पेडलर्स जो हमारी टीवी स्क्रीन पर कैद हुए, उन्होंने ये माना है कि अब सख्ती बहुत हो गई है। मैं जरा इस पर एक सवाल करता हूं अजय। देखिए, फैक्ट्री जब तक चल रही थी तब तक अलग परिस्थितियां थी, अलग हालात थे, और फैक्ट्री का खुलासा होने के बाद, प्रशासन को जानकारी मिलने के बाद अब अलग हालात हैं। तो इन 3 दिनों में क्या कुछ बदला है? क्योंकि आपने जो ये 72 घंटे की जो पूरी मेहनत की, इसमें खौफ दिखा आपको उन लोगों की नजरों में जो ड्रग्स बेच रहे हैं? देखिए आसिफ, इस में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, ब्रजगोपाल लोया जी की बात का जवाब दे दूं, और खबर का एक दूसरा भी पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि उनका कहना था कि आवाज़ बदल के बात कर रहे हैं या पुलिस का खौफ है इसीलिए। इसका सबसे दूसरा पहलू ये है कि जो आपको उसमें पहले थोड़ा आएंगे तो एक बिट्टन मार्केट में जो ड्रग पेडलर है, वो बुजुर्ग दादा आपको दिखाई देंगे, तस्वीर में बड़ी दयनीय स्थिति में है, लेकिन ड्रग का कारोबार करते हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा, एक छोटे से बड़े तक के बच्चे को ये डर होता है कि पुलिस आ जाएगी, पकड़ के ले जाएगी, थाने में बंद हो जाएंगे। वो सीधे बोल रहे हैं टीआई का 50,000 रुपए का महीना बंधा हुआ है, पुलिस वाले आते हैं, पैसा लेते हैं और जाते हैं। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे पुलिस का इकबाल बुलंद रहा है। ये एक बात है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुकी हैं, अमृतांशी जोशी पुलिस कमिश्नर से बात करके आई हैं। क्या पुलिस कमिश्नर का कहना था? देखिए, पुलिस कमिश्नर खुद मान रहे हैं कि ये बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि कार्रवाइयां होती रही हैं, पुलिस का अंकुश अभियान चलता है, लेकिन उनका खुद मानना है कि ये बड़ी चुनौती है। और पुराना भोपाल हॉटस्पॉट है, वो बता रहे हैं कि हमने हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं। पुराना भोपाल हॉटस्पॉट है, नए भोपाल में भी बहुत हॉटस्पॉट है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने एक यहाँ पर बताई है हमको कि महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसको लेकर काम कर रही हैं। और अभी जितनी हाल में पूरी गैंग्स पकड़ाई हैं, उन सभी में महिलाओं और बच्चों को ही बनाकर जो है वो आगे पूरे इस कारोबार में धकेला जा रहा है। यानी कि एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि महिलाओं और बच्चों को यहाँ पर टारगेट करके पूरे कारोबार में शामिल किया जा रहा है। वो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। दूसरा, शहर में हॉटस्पॉट बन गए। आप सोचिए, पुलिस खुद कह रही है कि हॉटस्पॉट बन गए जहाँ पर ड्रग्स मिल रही है। ये तो जब 20 शहर में बिक रहा है, जानकारी सबको है, हॉटस्पॉट हमको ही मालूम है। हॉटस्पॉट क्या, कार्रवाई कब बोल रहे हैं? पुलिस कमिश्नर का यही कहना था कि हम कार्रवाई करते रहेंगे। ठीक है, अब इन दावों की हकीकत तो तभी मालूम चलेगी जब कार्रवाई होगी। पुलिस दावा कर रही है, सरकार के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने सवाल हैं। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका। और ये वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है अमृतांशी ने इस डिबेट में, जानकारी हमको अपडेट दी कि कमिश्नर ने क्या कहा। अमृतांशी, आपका भी शुक्रिया। अजय, आपका शुक्रिया। ब्रजगोपाल लोया जी, मितेंद्र जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।